अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कौम की आवाज़ के साथ मैं हूँ नुसरत हारिस। आज हम एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं और जो हमारी आज की मेहमान हैं उनको मदऊ करने का रीज़न ये था कि उन्होंने आज के सब्जेक्ट पे बहुत काम किया है। ये एक वो टॉपिक है जो शादीशुदा जोड़े के लिए बहुत ही अहम है और अज़दवाजी ज़िंदगी में इसकी इतनी अहमियत है जितनी किसी और चीज़ की नहीं है। मैं बात कर रही हूँ औलाद के हवाले से। जो लोग परेशान हैं, जिनको इनफर्टिलिटी का इशू है या जो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, टेस्ट भी करा रहे हैं, प्रोसीजर्स के बारे में जानना चाहते हैं लेकिन आज भी बे औलाद हैं, उनके लिए खुसूसी तौर पे, और उनको आप खुसूसी तौर पे इस प्रोग्राम का लिंक भी शेयर कीजिए और आज जितनी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से इम्पार्ट करेंगे वो भी बताइए, क्योंकि पूरी दुनिया में इस पर बड़ी रिसर्च हुई है। लेकिन वो रिसर्च सिर्फ पूरी दुनिया में नहीं हो रही है, पाकिस्तान में भी हो रही है और पाकिस्तान में भी ऐसे ऐसे इफ़ेक्टिव तरीके निकाले गए हैं जो फाइनेंशियली भी आपकी हद में आ सकते हैं और उन्हें आप इजीली एक्सेस भी कर सकते हैं। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं गायनेकोलॉजिस्ट हैं, साथ साथ मैं आपको बताऊं रिप्रोडक्टिव सर्जन हैं, IVF फिजिशियन हैं। मेरा अपना इनसे ताल्लुक़ रहा है, जितने हम शोज़ करते रहे हैं, कोई 10-12 साल से तो मैं इनको जानती हूँ और इनकी अपनी एक बाकायदा रिसर्च की और फर्टिलिटी पे काम करने की हिस्ट्री है। हमारे साथ डॉक्टर साजिदा शाहनवाज़ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत खुशी हो रही है, बहुत प्यारा आपका सेटअप देख के। ये मुझे लगता है जैसे मेरे दिल के कलर्स हैं ऐसे आपके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साजिदा से ये जो हमारी उनसियत डेवलप हुई, इसका रीज़न ये है क्योंकि इनके पास नॉलेज का वो ज़ख़ीरा है जो लोगों के लिए, शादीशुदा जोड़ों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। डॉक्टर साहिबा, मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आना चाहूँगी और आजकल जो एक नई चीज़ जो मैंने अभी सुना आपसे ही, स्टेम सेल के हवाले से, औलाद नहीं है, बहुत उस पर लोग रिसर्च करते हैं, दम दरूद भी करा लेते हैं, हर तरीके का वजीफ़ा भी कर लेते हैं, हर्बल इलाज भी करा लेते हैं, जो घर में मेड आती है उससे भी पूछ लेते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो भी अद्वियात दे देती है। तो आप बताइए कि जो हमने ये मेरी तमाम गुफ्तगू के बारे में कि क्या जिनको डॉक्टर्स मना कर देते हैं या जिनके कम चांसेस होते हैं औलाद के, क्या उनकी औलाद नहीं हो सकती? बिल्कुल नुसरत, ये बहुत ही आपने ज़बरदस्त आज टॉपिक चुना, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं सोच रही थी, मैंने कहा पता नहीं क्योंकि आपसे मुलाकात नहीं हुई पहले कि अचानक से आप क्या सवाल करेंगी। एंड आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस कि ये जो चीज़ है ना, इसका भी लोगों को आगाही कम है। असल में हम टेस्ट ट्यूब बेबी पे हमने बहुत बात की। टेस्ट ट्यूब बेबी हेल्प है उन लोगों के लिए जिनके यहाँ बच्चा होने की कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं, ठीक है। और स्टेम सेल हेल्प है उन लोगों के लिए जिनको टेस्ट ट्यूब बेबी का रिफ्यूज़ल हो गया या जिनमें बच्चा होने की कैपेबिलिटीज़ अपरेंटली आपको नज़र नहीं आ रही। सही। जैसे कि एक खातून है, उसकी ओवरीज फेल होगी, क्योंकि देखें टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए अंडा आपका चाहिए, स्पर्म आपके हस्बैंड का चाहिए। तो इन लोगों में क्या है कि अगर किसी जगह पे मर्द का स्पर्म ही मौजूद नहीं है, ज़ीरो स्पर्म है, या औरत का अंडा मौजूद नहीं है, तो ऐसी सूरत में ये वो जगह है जहाँ पे आपके बायोलॉजिकल पेरेंटिंग के लिए आपको स्टेम सेल हेल्प करता है। क्योंकि हम, आपको पता है कि अल्लाह ताला ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बनाया और हम रिलीजियस, हम अपने रिलीजन को फॉलो करते हुए हमारी लाइबिलिटीज़ हैं कि हम ना ही स्पर्म डोनेशन करा सकते हैं ना ही एग डोनेशन करा सकते हैं। तो इसलिए जो रिप्रोडक्टिव स्टेम सेल का काम है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसको पूरी खुशी से, ऑनर के साथ ये बता रही हूँ कि वर्ल्ड में पहला स्टेम सेल बेबी जो है वो हमारे सेटअप में पैदा हुआ। इसकी बाकायदा हमने ब्रेकिंग न्यूज़ CNN पे दी। डॉक्टर पेनो जेवोस के साथ हमने पूरा रिसर्च बेसिकली उनकी थी, उन्होंने फिर कुछ अपने पाकिस्तान में भी की, लेकिन उनकी रिसर्च को सबसे आगे तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं लेकर गई हूँ। उसकी वजह क्या थी? हमारी ज़रूरत थी। अच्छा, बाकी मुल्कों में मुझे लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहबा आप स्टेम सेल की बात कर रही हैं, अमेरिका में क्यों नहीं हो रहा रिप्रोडक्टिव स्टेम सेल पे काम? मैं उन्हें कहती हूँ कि या यूरोप में क्यों नहीं हो रहा? मैं उन्हें हमेशा ये बात बताती हूँ कि देखें, उनको ज़रूरत ही नहीं है। अब वो लोग आराम से स्पर्म डोनेशन से बच्चा पैदा कर सकते हैं, तो उनको तो ज़रूरत नहीं कि वो इतने लंबे, ये तो हमारी लाइबिलिटीज़ हैं कि हमें इस पे काम करना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि औलाद हमारी अपनी हो, ये हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है। उनके पास ये है कि वो डोनेशन से जो भी आपका इंटरनल सिस्टम है वो किसी और से भी आपने ले लिया, तो वो औलाद बेसिकली आपकी अपनी नहीं है ना, दिल को ये सुकून है। अच्छा, ये जो
سوری اسٹیم سیل کے حوالے سے آپ بتا رہی ہیں ریلیجیسلی اگر ہم مذہبی طور پہ دیکھیں کیونکہ ہمارے لوگوں کو اس کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے, یہ بالکل آپ نے اس کے بارے میں معلوم کیا ہے, یہ ٹھیک ہے؟ 101% ہمارا جو پہلا پاکستان کا اسٹیم سیل ہوا دیٹ واز ان 2015. مسٹر ٹکا خان ایک گارڈ تھا جس کا ہم نے اسٹیم سیل کیا, ٹھیک ہے, اور الحمدللہ اب اس کا ایک بچہ ہے جو کہ 2017 میں پیدا ہوا, ٹھیک ہے, 2015 میں ہم نے اسٹیم سیل کیا. اب مجھے اس بچے کو ڈکلیئر کرنے کے لیے پورے 1.5 years 1.5 سال لگا, کیونکہ میں اس کو ڈکلیئر کرتے ہوئے اپنی سکسیس کو ڈر رہی تھی. پھر میں نے پہلے سے کتب آن لائن کے ذریعے کچھ علماء اکرام کو اپنے کانفیڈنس میں لیا, انہیں میں نے بتایا کہ اسٹیم سیل ہے کیا. ٹھیک, اسٹیم سیل جب انہیں یہ بات سمجھ آئی کہ اسی بندے کے اپنے ٹیشو سے بغیر کسی اور کی گرافٹنگ سے ٹھیک ہے یہ کام ہو رہا ہے, تو انہوں نے اس کو الحمدللہ جائز قرار دیا. اور اس کے اوپر میں ملٹیپل پروگرامز کر چکی ہوں. اس بچے کو اس میڈیا پہ بھی لے کر آئے, ہم نے ڈکلیئر کیا, اور الحمدللہ 5 سال ہو گئے ہیں ہم اسٹیم سیل پہ کام کر رہے ہیں. اچھا اب اس میں ہوتا کیا ہے, کیونکہ بار بار ہم نے اس کی بات کی ہے, آپ نے ٹیشوز کی بات کی ہے, پینفل پروسیس ہے, کیا پروسیس ہے, کتنا لمبا ہے, کرتے کیا ہیں, یہ تھوڑا سا بتائیے. اچھا, پہلی تو بات ہے کہ کوئی بھی پروسیس پین کے بغیر نہیں ہوتا, کیونکہ دنیا میں دیر از نو گین وداؤٹ پین. ٹھیک ہے, پین ایسی نہیں ہے, پین بیسیکلی غریب بندے کے لیے پین ہے اس کی جیب. ٹھیک ہے, اچھا اب جو بندہ افورڈ بھی کرتا ہے, اس کے علاوہ اس کا ٹائم, اس کو اس کا اسٹریسفل ہونا, انزائٹی, یہ بھی بڑی پینفل چیزیں ہیں. لیکن فزیکل ٹارچر یا پین والی اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. پہلی بات, نہ ہی ہم اس میں کوئی اینستھیزیا وغیرہ دیتے ہیں. ایکچولی ہم نا ٹیشو لیتے ہیں, بلڈ لیتے ہیں پیشنٹ کا, عام طور پر فیٹ سیلز لیتے ہیں. کچھ لوگوں میں ہمیں اگر فیٹ سے نہ ملے تو ہم ان کا بون میرو سے بھی لیتے ہیں, لیکن بون میرو از 0.1%. 99% لوگوں میں ہمیں فیٹ سے مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور فیٹ کا سیمپل لینا بہت ایزی ہے. لوکل اینستھیزیا میں فیٹ کا گرافٹ لے لیتے ہیں, اس کو نینو فیٹ میں کنورٹ کیا جاتا ہے, پھر اس کے بعد اس میں سے ہم اسٹیم سیل کو نکال لیتے ہیں. اچھا, اگر کسی کے اسٹیم سیل کم ہوں تو اس کو ہم گرافٹ لگاتے ہیں جنرلائز اسٹیم سیل کا, جو کہ ہم نے او نیگیٹو جو بچہ ہوتا ہے, کسی ماں کا اگر او نیگیٹو بیبی پیدا ہوا ہے تو اس کی کارڈ سے ہم نے کیا ہوتا ہے, پھر اس کو ڈی سینسٹائز کیا ہوتا ہے. یعنی جیسے آپ دیکھو کہ او نیگیٹو بلڈ گروپ ہے, وہ ہر بندے کو لگ سکتا ہے. صحیح. اسی طرح اس کے کارڈ کے اسٹیم لے کے انہیں ڈی نیچر کرتے ہیں, ڈی سینسٹائز کرتے ہیں. وہ ڈی سینسٹائزڈ کے ساتھ اس کو گرافٹ لگا کے پھر ہم ان کے ٹیسٹیز میں, یا اگر عورت کا پرابلم ہے, جیسے لڑکیوں میں آپ نے دیکھا کہ کتنا پری میچور مینوپاز آ رہا ہے, اوویرین فیلئر آ رہی ہے, حیران ہوتی ہوں میں. ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی ریزنز کیا ہیں, لیکن پاکستان میں بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو اس کو ابھی تک میں تو وہ بات کر سکتی ہوں جو سائنٹیفک. تو ڈاکٹر صاحبہ یہ ساری آپ نے کی, جتنی ٹیکنیکلٹی آپ نے بتائی, پھر ہم یہ لے کے تقریباً 1 ڈے کا کام ہوتا ہے, 24 آورز میں ہم پیشنٹ کو واپس بھیج دیتے ہیں. اٹس ناٹ اے بگ کی ڈیل کے پیشنٹ کو ہاسپٹلائز ہونا پڑے. مگر اینستھیزیا میں کرتے ہیں, بے ہوشی میں کرتے ہیں؟ اچھا, نہیں, میں بتا رہی ہوں کہ اینستھیزیا کے بغیر کرتے ہیں. جو اسٹیم سیل ٹرانسفر بھی کیے جاتے ہیں, خاتون میں اینستھیزیا دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس کا آرگن جو ہے وہ اندر ہے باڈی کے, اس کا باقاعدہ سرجری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن میل کے لیے ہمیں جنرل اینستھیزیا کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ٹیسٹیز جسم سے باہر ہوتے ہیں. اچھا, تو یہ آپ ایک پروسیجر کرتے ہیں, اور اس کا رزلٹ کب تک آ جاتا ہے؟ اس میں ایٹ لیسٹ ہمیں 90 ڈیز چاہیے ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے. کچھ لوگ جو بہت خوش قسمت ہوں 90 ڈیز میں بھی ملتا ہے, لیکن 2 ایئرس تک اس کا جو پروٹوکول ہے وہ آپ 2 سال تک آپ کی ویٹ. اور آپ جو غریب پیشنٹ ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے لیکن اولاد کی چاہت رکھتے ہیں, ان کا علاج بھی ان کو کریں گے, کیونکہ میں ہر 10 میں سے 2 لوگوں کو فری آف کاسٹ کرتی ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ یہ سلسلہ میں نے لوگوں سے جو میرے ساتھ ٹیم کے لوگ ہیں ان سے اوتھ بھی لیا ہے کہ میرے جانے کے بعد بھی انشاءاللہ یہ جاری رہے. ہر 10 میں سے 2 ہم 10 میں سے 2 کو, جب ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کی باری اسی وقت نہیں آتی, دے ہیو ٹو ویٹ, لیکن ان کی باری انشاءاللہ آئے گی. ٹھیک. ابھی جو لوگ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں یا جن کا جو تھا,
उस सब लोगों को जिन्होंने हम तक कांटेक्ट किया, जब उनकी बारी आई हमने उन्हें एंटरटेन किया। क्योंकि उसमें मुझे कोई चीज़ जेब से देनी नहीं पड़ती। ठीक है। हम उसी से जो उन 10-8 लोगों में से लेते हैं, उसी में से उन लोगों उनको को फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है, कॉस्ट कितनी है डॉक्टर साहिबा इसकी? इसकी कॉस्ट अगर देखा जाए तो जो इंटरनेशनली चल रही है वो 20-25 लाख कॉस्ट आती है। ठीक है। पाकिस्तान में हम एंड्रोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका के रेफरेंस से इसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो उसमें $1,000 यानी 1.5 लाख पाकिस्तानी जो है इसकी मेडिकेशन का खर्चा पेशेंट ने खुद उठाना है। ठीक है। इसके अलावा 20 से 30 हज़ार का सिर्फ खर्चा आता है ओवरऑल, जो उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन के वक्त देना पड़ता है। उसके अलावा जो प्रोसीजर है? जी जी, उसके अलावा सिर्फ इतने में हो जाता है, यानी $1,000 की मेडिकेशन इन्हें खुद किट मंगवानी। मेडिसिन जो है वो ज्यादा महंगी है? मेडिसिन में मतलब वो 1.5 लाख होगी, अदरवाइज आप प्रोसीजर वगैरह करते हैं उसमें ज्यादा नहीं, उसमें 30,000 टोटल कॉस्ट आती है। ओके। पाकिस्तान में भी बहुत से प्रोसीजर्स आ गए हैं। बे औलादी का सब्जेक्ट इसलिए खुसूसी तौर पे हमने उजागर किया क्योंकि लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो परेशान ना हो, रिसर्च करें, अपने तहत भी जानें कि कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, उसकी क्या अफादियत है। और हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम जो कुछ भी हमारे सामने इन्फॉर्मेशन आए वो आपके सामने रखें। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। वन हेल्थ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।